हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेएलयू। देखिए, अभी तक हमने कवर कर लिया था सेक्शन 25 तक, ठीक है। आज हम करेंगे सेक्शन 26 से कवर। तो अब देखिए सेक्शन 26 किस बारे में बात करता है। सेक्शन 26 ये कहता है, सर्टेन इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड विद मॉर्गेजेस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसीलिए मैंने ट्राई किया कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाए। देखिए ये वैसे अगर इसमें जो वर्ड्स लिखे हैं, अगर आपको इन वर्ड्स का मीनिंग आता है तो आप सेक्शन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए जैसे सर्टेन इंस्ट्रूमेंट आपको पता चल गया, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कनेक्ट है किससे, मॉर्गेज से। और मॉर्गेज किस चीज का हो रहा है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मॉर्गेज हो रहा है, ठीक है। मॉर्गेज यहाँ पर जो आप मॉर्गेज पर दे रहे हैं, जैसे कि हम लैंड को मॉर्गेज पर देते हैं, ठीक है, और बदले में क्या है, लोन लेते हैं, तो उसको हम मॉर्गेज बोलते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी हमने लैंड दी, यहाँ पर आप सिक्योरिटी क्या दे रहे हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी। अब देखिए ये सेक्शन क्या कह रहा है। सेक्शन कहता है, वेयर एन इंस्ट्रूमेंट नॉट बीइंग अ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इज गिवन। अब यहाँ पे क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट क्या है, दिया जाता है, when marketable securities are deposited as security for a loan or for any existing or future debt, it is chargeable with duty as if it were an agreement under article 5C। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है ये सेक्शन, कहता है जब कोई दस्तावेज, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट जो कि प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, ठीक है, तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, ठीक है, किसी मार्केटेबल सिक्योरिटी को लोन या डेट की सिक्योरिटी के रूप में जमा करने पर बनाया जाता है, ठीक है। आपने जो ये दस्तावेज बनाया है, आपने क्यों बनाया है, क्योंकि अब जो मार्केटेबल सिक्योरिटी है, ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होगा, जैसे शेयर्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो आपने क्या किया, शेयर्स वगैरह को आपने बैंक के पास जमा करा दिया, उसके बदले में आपने पैसे लोन ले लिया। तो अब आपने लोन ले लिया या फिर कोई डेट की सिक्योरिटी के रूप में आपने जमा करने पर ये क्या है, डॉक्यूमेंट आपने बनाया, तो उस पर एग्रीमेंट के समान स्टैंप ड्यूटी लगेगी। उस डॉक्यूमेंट को क्या समझा जाएगा, अग्रीमेंट, और फिर उस डॉक्यूमेंट पर भी स्टैंप ड्यूटी लगेगी। एग्जाम्पल, राम ने बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, और अपने शेयर्स जो थे, शेयर क्या हुए, एक मार्केटेबल सिक्योरिटी हुए। अब उसने शेयर को क्या किया, सिक्योरिटी के रूप में जमा करा दिया बैंक में, और फिर अब एक डॉक्यूमेंट बनाया गया। अब ये जो डॉक्यूमेंट बना है ना, इस डॉक्यूमेंट पर स्टैम्प ड्यूटी ऐसे लगेगी जैसे कि ये एक अग्रीमेंट है, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट पर अग्रीमेंट के अनुसार स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, ठीक है। ये याद रखना, मतलब आपके जो शेयर्स हैं और अगर आपने उसको सिक्योरिटी के तौर पर बैंक में जमा करा दिया है, तो वो जो उस पर्पस के लिए डॉक्यूमेंट बना है उस पर भी स्टैम्प ड्यूटी लग रही है, जैसे कि वो एक अग्रीमेंट हो, ठीक है। अब दूसरा, if the instrument makes a duly stamped transfer of marketable securities redeemable or puts condition on it as security, it is also chargeable as an agreement। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे क्या हुआ, आपने अपने जो शेयर्स थे उसको डिपॉजिट कराया, ठीक है, उसको बैंक के पास रखवा दिया और बदले में आपने लोन ले लिया, उसका एक डॉक्यूमेंट बना। साथ में आपने एक और डॉक्यूमेंट बनाया कि जब मैं ये वाला लोन पे कर दूंगा, ठीक है, तो जो मेरे शेयर्स आपके पास है वो मुझे वापस मिल जाएगी, जिसको हम रिडीम करना बोलते हैं, जो आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी पढ़ा होगा कि जब हम मॉर्गेज करते हैं लैंड वगैरह को और उसके बदले में लोन लेते हैं, तो जब हम लोन को पे कर देते तो हमारी लैंड हमें वापस मिल जाएगी, तो उसको हम रिडीम करना बोलते हैं। सेम बात यहाँ पे शेयर की, जब आपने शेयर को डिपॉजिट किया, बदले में लोन लिया, तो आपने साथ में एक और डॉक्यूमेंट ये बनाया कि जब मैं अपने जो शेयर, जो आपके लोन के पैसे हैं, अगर मैं चुका देता हूँ तो मुझे वापस रिडीम हो जाएगी, है ना। या फिर जो ये जो आपकी शेयर की, ये जो शेयर्स हैं आपको रिडीम हो जाएंगे, तो ये अब जो डॉक्यूमेंट बन रहा है ना, ये भी चार्जेबल है, इस पर भी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। यदि कोई दस्तावेज स्टैम्प्ड शेयर ट्रांसफर को सिक्योरिटी के रूप में रिडीमेबल बनाता है, ठीक है, रिडीमेबल बनाता है या उसकी शर्त तय करता है, तो उस पर भी अग्रीमेंट जैसी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। देखिए एग्जांपल, सीता ने अपने शेयर बैंक को सिक्योरिटी के रूप में ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, क्या कर दिए, सिक्योरिटी के रूप में अपने शेयर को ट्रांसफर कर दिया और लिखा कि लोन रिपे होने पर शेयर वापस मिलेंगे। इस डॉक्यूमेंट पर अग्रीमेंट की तरह स्टैम्प ड्यूटी लगेगी।
ठीक है ना, कितना इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जब आप ये लाइन पढ़ेंगे आपको आसानी से समझ आएगी। इफ द इंस्ट्रूमेंट मेक्स अ ड्यूली स्टैम्प्ड ट्रांसफर, एक इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि ये जो ट्रांसफर किया है आपने मार्केटेबल सिक्योरिटी को, उसको क्या बना रहा है, रिडीमेबल बना रहा है, ठीक है, या फिर कुछ कंडीशंस लगा रहा है एज अ सिक्योरिटी, तो उसको भी हम चार्जेबल एग्रीमेंट है ये। ठीक है, फिर ये अब देखिए ये थर्ड है, ये 1A 1B। सेकंड देखिए इसका क्या कहता है, रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट शेल ऑल्सो बी चार्जेबल विद द सेम ड्यूटी एज द ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यहाँ पे रिडीम की बात हुई है, अब ये कह रहा है कि ऐसी सिक्योरिटी, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का रिलीज या डिस्चार्ज भी उसी स्टैम्प ड्यूटी के अधीन होगी जो ओरिजिनल स्टैम्प ड्यूटी पर लगती है। जैसे कि मोहन ने लोन रिपे कर दिया और बैंक ने शेयर भी रिलीज कर दिए, अब जो रिलीज करने पर वो जो डॉक्यूमेंट बन रहा है उस पर भी वही स्टैम्प ड्यूटी लगेगी जो ओरिजिनल अग्रीमेंट पे लगी थी। आ रहा है समझ? जो आपने अपने शेयर को बैंक को जब डिपॉजिट कराया था तो आपका डॉक्यूमेंट बना था, उस पे भी स्टैम्प ड्यूटी लगी थी। अब आपका जो ये रिलीज किया जा रहा है, ठीक है, ये जो आपके शेयर है अब रिलीज हो रहे हैं क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया है लोन का, रीपे कर दिया है लोन। अब जो ये रिलीज का डॉक्यूमेंट बन रहा है उस पर भी स्टैम्प ड्यूटी वही लगेगी जो ओरिजिनल अग्रीमेंट पर लगी थी। याद रहेगा? तो क्वेश्चन क्या है, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं रिलेटेड टू मॉर्गेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी इज ट्रीटेड एज, ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज के बंधक से दस्तावेज किस रूप में माना जाता है, ट्रीटेड एज व्हाट, अग्रीमेंट। हम कैसे मानते हैं उसको, अग्रीमेंट अंडर आर्टिकल 5C ऑफ द शेड्यूल, और शेड्यूल कौन सा, जो इसी एक्ट में दिया है। ठीक है, सच इंस्ट्रूमेंट आर ट्रीटेड एज अग्रीमेंट एंड चार्ज अंडर आर्टिकल 5C ऑफ द स्टैम्प, ऐसे दस्तावेजों का समझौता माना जाता है और इन पर स्टैम्प एक्ट के आर्टिकल 5C के अनुसार शुल्क लगता है। ये सेक्शन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारा सेक्शन 27, ट्रांसफर इन कंसिडरेशन ऑफ डेट और सब्जेक्ट टू पेमेंट। अब देखिए सेक्शन क्या कहता है, ये कहता है कि व्हेन प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड इन कंसिडरेशन ऑफ एनी डेट ड्यू or subject to payment of money or stock, such debt or money is treated as part of consideration for ad valorem duty। ठीक है, अब ये देखिए, जब कोई संपत्ति किसी बकाया ऋण या किसी धन या स्टॉक के भुगतान के बदले में हस्तांतरित की जाती है, ठीक है, आप जो संपत्ति है उसको क्यों ट्रांसफर कर रहे हो, कि कोई ऋण बकाया है, ठीक है, या फिर कोई स्टॉक है उसके पेमेंट के बदले में, ठीक है, ट्रांसफर कर रहे हो, तो जो वो ऋण है या वो जो राशि है उसका जो कुल प्रतिफल है, उसका जो क्या है, कुल प्रतिफल है, उस राशि का कुल प्रतिफल का हिस्सा माना जाएगा और उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है ये, जैसे राम ने अपनी प्रॉपर्टी श्याम को 5 लाख रुपए में दी। अब जो राम ने अपनी प्रॉपर्टी श्याम को वो जो 5 लाख रुपए में दी है वो इसलिए क्योंकि 5 लाख जो है पुराना डेट है। ठीक है, राम के ऊपर डेट है 5 लाख रुपए का जो कि उसको श्याम को देना है। अब वो 5 लाख रुपए तो नहीं दे पाया तो उसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी श्याम को उस 5 लाख रुपए का जो पुराना डेट है उसके बदले में ट्रांसफर कर दी। अब यहाँ पे जो 5,000 को क्या कंसिडरेशन माना जाएगा, 5,000 को क्या माना जाएगा, कंसिडरेशन माना जाएगा और उस पर क्या लगेगी, स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। और यहाँ पर जो वर्ड है वैलोरम ड्यूटी, ये आपको पता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एड वैलोरम ड्यूटी का मतलब होता है जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो डिपेंड करती है प्रॉपर्टी पर। जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी होगी उतनी ज्यादा उस पर ड्यूटी लगेगी। इस प्रकार की जो प्रॉपर्टीज होती है, इस प्रकार के जो नेचर की ड्यूटीज होती है उसको हम एड वैलोरम ड्यूटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया इन कंसिडरेशन ऑफ एनी डेट, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा रहा है डेट के बदले, ठीक है, इन कंसिडरेशन ऑफ एनी डेट, लेकिन हम उसको कैसे मान रहे हैं, इसको ट्रीट किया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर एड वैलोरम ड्यूटी। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल हमने कर लिया, इसका सेम एग्जांपल हिंदी में। अब दूसरा पॉइंट समझिए, इन केस ऑफ सेल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू मॉर्गेज, ठीक है, unpaid mortgage money and interest shall be included in consideration।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए ये क्या कहता है, यदि संपत्ति जो है बंधक के अधीन बेची जाती है, ठीक है, जो आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वो मॉर्गेज पर थी, तो जो बकाया बंधक की राशि है और उस पर जो ब्याज है उसको भी प्रतिफल में शामिल किया जाएगा। समझ रहे हैं, उसको भी कंसिडरेशन में क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। एग्जाम्पल, रिया सेल्स हर शॉप फॉर ₹10 लाख रुपीज, ठीक है। तो रिया ने कितने में अपनी जो शॉप को बेचती है 10 लाख रुपए, बट 4 लाख रुपीज अभी क्या है, लोन पर है, और 50,000 इंटरेस्ट जो है अभी आउटस्टैंडिंग है, स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी। अब स्टैम्प ड्यूटी विल बी कैलकुलेटेड ऑन 14,50,000, ठीक है। कि जो सीता अपनी जमीन 8 लाख में बेच रही है और उस पर 2 लाख रुपए का लोन है और 50,000 का इंटरेस्ट अभी बाकी है, तो स्टैम्प ड्यूटी कितने ऊपर होगी, 10,50,000। देखो यहाँ पे अमाउंट 10, 4 और 50 है, इसलिए 14,50,000 यहाँ पे अलग है अमाउंट। तो ये बात समझ आ गई। इन केस सेल ऑफ प्रॉपर्टी, आप उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं जिसको मॉर्गेज पर थी, तो जो मॉर्गेज का अनपेड मनी है, बचा हुआ पैसा है, और जो बचा हुआ इंटरेस्ट उस पर रह रहा है, उसको इंक्लूड करके क्या लगेगी, स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, ठीक है। इफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द मॉर्गेजी, अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेजी को ट्रांसफर की जाती है, ही मे डिडक्ट ड्यूटी ऑलरेडी पेड ऑन मॉर्गेज। अब क्या है, जैसे कि मैंने कोई लोन लिया, ठीक है, तो मैं हो गई मॉर्गेजर, मैंने जिस पर्सन से लिया, जिस बैंक से लिया, वो हो गए मॉर्गेजी। अब क्या मैं लोन नहीं चुका पाई हूं, तो मैंने उस लैंड को, जो वो मेरी प्रॉपर्टी थी, मूवेबल प्रॉपर्टी, मैंने उसको क्या किया, उस मॉर्गेजी को ही ट्रांसफर कर दिया। अब जब मैंने उस मॉर्गेजी को ट्रांसफर किया, तो अब उसको क्या है, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी। तो जब वो स्टैम्प ड्यूटी पे करेगा ना मॉर्गेजी, तो वो उतना डिडक्ट कर देगा स्टैम्प ड्यूटी जो ऑलरेडी पे हो चुकी है, ठीक है। तो बैंक ने पहले ही मॉर्गेज डीड पर, अगर इस जैसे बैंक ने, अब बैंक था, उसने पहले ही मॉर्गेज डीड पर क्या है, स्टैम्प ड्यूटी ली थी, बाद में वही प्रॉपर्टी बैंक अपने नाम पर अगर ट्रांसफर कर लेता है, तो पहले दी गई स्टैम्प ड्यूटी क्या हो जाएगी, एडजस्ट की जाएगी। आगे समझ, बैंक ने क्या किया, पहले ही जो मॉर्गेज डीड बनी थी, मॉर्गेज डीड तो बनेगी, क्योंकि वो एक, हमने क्या पढ़ा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं सब पर हमें स्टैम्प ड्यूटी देनी है, तो जब ये मॉर्गेज डीड बनी तो उस पर भी तो स्टैम्प ड्यूटी दी ना बैंक ने। तो जब स्टैम्प ड्यूटी बैंक ने ऑलरेडी दे दी है, और अब वो प्रॉपर्टी वापस बैंक के पास ही ट्रांसफर होकर आ रही है, तो फिर अब स्टैम्प ड्यूटी क्यों देनी, क्योंकि ऑलरेडी पे हो गई है, तो अब ये स्टैम्प ड्यूटी एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मोहन ने बैंक से लोन लिया और प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख दी, बाद में डिफॉल्ट होने पर बैंक ने प्रॉपर्टी अपने नाम ले ली, तो पहले मॉर्गेज पर जो दी गई स्टैम्प ड्यूटी को फाइनल ट्रांसफर ड्यूटी में एडजस्ट किया जाएगा। तो इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू मॉर्गेज कंसिडरेशन इंक्लूड, क्या कंसिडरेशन इंक्लूड करता है, जो सेल प्राइस है वो, जो अनपेड मॉर्गेज है वो, और जो इंटरेस्ट है वो, ठीक है। फिर हमारा सेक्शन 28, वैल्यूएशन इन केस ऑफ एन्युटी। अब देखिए ये क्या बात करता है, ये सेक्शन कहता है, वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज एग्जीक्यूटेड टू सिक्योर पेमेंट ऑफ एन एन्युटी और periodic sum or consideration is an annuity, the amount is deemed for stamp duty purpose as follows, ठीक है। मतलब यदि किसी दस्तावेज में निश्चित अवधि के लिए वार्षिकी, ठीक है, वार्षिकी या नियमित, ये एन्युटी मतलब होता है वार्षिकी, और पीरियोडिक सम मतलब नियमित भुगतान निर्धारित है, ठीक है, तो कुल जो देय राशि को स्टैम्प शुल्क के लिए माना जाएगा। तो स्टैम्प जो ड्यूटी है उसमें क्या माना जाएगा, द अमाउंट इज डीम्ड फॉर स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। ए पॉइंट क्या कह रहा है, इफ पेबल फॉर अ डेफिनेट पीरियड, ठीक है, टोटल अमाउंट पेबल ड्यूरिंग दैट पीरियड इज कंसीडर्ड। एग्जाम्पल, एक डॉक्यूमेंट है which provides payment of ₹50,000 yearly for 5 years, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, ठीक है, और उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा जाता है कि 50,000 रुपए हर साल 5 साल तक दिए जाएंगे। अब यहाँ पे जो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, ठीक है, यहाँ पे जो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी वो कितनी, 50,000 रुपए की लगेगी, या जो टोटल कंसिडरेशन है, टोटल कंसिडरेशन 2,50,000 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। आई बात समझ,
वेयर एन इंस्ट्रूमेंट इज एग्जीक्यूटेड, जो इंस्ट्रूमेंट है इलीगल डॉक्यूमेंट है, इसको क्यों निष्पादित किया गया? टू सिक्योर पेमेंट ऑफ एन एन्युटी। आप क्या कर रहे हैं? उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, पेमेंट सिक्योर कर रहे हैं, एन्युटी हर साल, या फिर पीरियोडिक सम की एक बार में इतना, एक बार में इतना, ठीक है। या फिर जो कंसिडरेशन है इज एन एन्युटी। अमाउंट इज डीम्ड फॉर, तो अब यहाँ पे जो अमाउंट है उसको कैसे स्टैम्प ड्यूटी उस पर कैसे लगेगी? इफ पेबल फॉर, अगर कोई डेफिनेट पीरियड है तो जो टोटल अमाउंट है उस पर पेबल होगी, टोटल अमाउंट पर पेबल होगी। अगर अगर क्या, ये जो पेमेंट है वो डेफिनेट पीरियड के लिए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए है, तब टोटल अमाउंट। लेकिन अब इसका दूसरा पार्ट पढ़िए, इफ पेबल इन परपेचुइटी, ठीक है, परपेचुइटी मतलब फॉर एवर। अगर ये जो अमाउंट है ये पेबल है, आपने डॉक्यूमेंट में लिख दिया कि ये जो अमाउंट है ये परपेचुइटी के लिए या फिर इंडेफिनिट टाइम के लिए, नॉट लिंक्ड विद एनी लाइफ इन बीइंग, टोटल अमाउंट पेबल फॉर 20 इयर्स इज कंसीडर्ड। एग्जाम्पल, एक पर्सन ने अग्री किया कि वो 30,000 रुपए हर साल परमानेंटली विदाउट एनी टाइम लिमिट एक पर्सन को देगा। ये उसने एक डॉक्यूमेंट पे लिख दिया। जब इस डॉक्यूमेंट को उसने अब इस डॉक्यूमेंट पे जो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी वो कितनी लगेगी? 30,000। अब ये नहीं पता ना कि जो उसने लाइफ टाइम बोला है, कोई टाइम लिमिट नहीं बताया है, परमानेंटली बोला है, तो वो पर्सन कितने साल तक जिए? तो फिर एक यू नो एक टाइम लिमिट बता दी कि ये 20, इसको हम 20 से क्या करेंगे, 20 इयर्स मान लेंगे। और फिर वही जैसे हमने ऊपर किया था, स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू क्या निकलेगी? 30,000 रुपए हर ईयर है, तो 20 साल के हिसाब से कितनी हुई है? 6 लाख रुपए हो गई है, ठीक है। तो यदि भुगतान अनिश्चित समय या स्थायी रूप से हो तो, ठीक है, तो 20 वर्षों की कुल राशि को माना जाएगा। तो अब ये सी पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है, इफ पेबल फॉर इनडेफिनिट टाइम लिंक्ड विद लाइफ इन बीइंग, ठीक है। यहाँ पे क्या था? लिंक्ड विद टाइम, नॉट लिंक्ड विद एनी लाइफ इन बीइंग। ये लाइफ इन बीइंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बात की गई है? यदि भुगतान किसी जीवित व्यक्ति के जीवन से जुड़ा है, वो व्यक्ति क्या है? जीवित है, उसके जीवन से जुड़ा है, तो 12 वर्षों की अधिकतम राशि है। और यहाँ पर क्या बोला गया? यदि भुगतान अनिश्चित समय या स्थायी रूप से हो तो 20 राशि को, तो 20 वर्ष की कुल राशि माना जाएगा, लेकिन ये किससे, क्या जीवित व्यक्ति से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने ऐसा बोल सकते हैं कि कोई मंदिर है और हमने ऐसा बोला कि इस मंदिर को हमेशा के लिए क्या कहते हैं 20,000 रुपए देंगे, तो क्या ये एनी लाइफ इन बीइंग है? नहीं, तो फिर 20 साल की बात की गई है। और अगर किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है बात ये, ठीक है, तो फिर उस केस में 12 साल, ठीक है, उस केस में कितना है? 12 साल। इफ पेबल फॉर इंडेफिनिट टाइम लिंक्ड विद लाइफ इन बीइंग, मैक्सिमम अमाउंट फॉर 12 इयर्स इज कंसीडर्ड। यदि भुगतान किसी जीवित व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हो तो 12 वर्षों की अधिकतम राशि को माना जाएगा। एग्जाम्पल, अ डॉक्यूमेंट स्टेट दैट ₹40,000 पर ईयर विल बी पेड टिल रमेश इज अलाइव, ठीक है, जब तक क्या है, रमेश जिंदा रहता है, उसको 40,000 रुपए हर साल मिलेंगे। अब इसकी स्टैम्प ड्यूटी, इस डॉक्यूमेंट पर अब जो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी वो मैक्सिमम 12 इयर्स के अमाउंट के अकॉर्डिंग ही कंसीडर की जाएगी, तो 4,80,000 रुपए लगेंगे, ठीक है। देखो, मैं आपको ये एग्जांपल के तौर पर इसलिए करा रही हूँ क्योंकि जब कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो हमें तो बस इतना पता होता है जो लाइफ इन बीइंग है 12 इयर्स और विदाउट लाइफ इन बीइंग है 20 इयर्स, लेकिन हम उसको अप्लाई करना नहीं आता है। अब आप बताओ, इसको अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो कभी भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, इफ एन एन्युटी इज पेबल परमानेंटली विदाउट टाइम लिमिट, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी इज, क्या स्टैम्प ड्यूटी है? स्टैम्प ड्यूटी है 20 साल फॉर परपेचुअल और इंडेफिनिट पेमेंट नॉट लिंक विद लाइफ, 20 years amount is considered for annuity linked with life in being, valuation is based on 12 years, ठीक है। अब दोनों टाइम लिमिट आपको समझ आ गए। अब देखिए, बात की गई है वैल्यू नॉट नोन। अब वैल्यू ही नहीं पता, उस केस में हम कैसे डॉक्यूमेंट पर स्टैम्प ड्यूटी लगवाएंगे? तो देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इन अ डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी नोन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द डॉक्यूमेंट, ठीक है,
जो दस्तावेज में जिस वस्तु की या जिस अधिकार का मूल्य पहले से तय या पता नहीं हो सकता। ठीक है, जिस डॉक्यूमेंट में जिस चीज के बारे में बात की है, वो जो चीज है उसको हम पहले से तय नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, then stamp duty will be charged only up to the maximum value for which the stamp used is sufficient at that time। तो उस पर स्टैम्प शुल्क उस अधिकतम मूल्य के आधार पर लगेगा जिसके लिए लगाया गया स्टैम्प उस समय पर्याप्त हो। एग्जाम्पल, राहुल साइन करता है एक अग्रीमेंट विद अ कंपनी वेयर ही विल गेट कमीशन इन फ्यूचर। ठीक है, अब राहुल ने क्या किया, एक अग्रीमेंट साइन किया कंपनी के साथ कि उसको कमीशन मिलेगा फ्यूचर में। ठीक है, बट द अमाउंट ऑफ कमीशन इज नॉट फिक्स्ड। अब उस टाइम तो हम कमीशन को फिक्स नहीं कर सकते हैं ना, nobody knows how much he will earn। ठीक है, so at the time of making the document the exact value is unknown। in this case stamp duties are charged only based on the highest possible value that such agreement normally cover। आगे समझ। राहुल ने कंपनी के साथ ऐसा समझौता किया जिसमें उसने भविष्य में कमीशन मिलेगा, लेकिन यह अभी तक तय नहीं कि कितना मिलेगा क्योंकि राशि निश्चित नहीं है, इसलिए स्टैम्प शुल्क उस अधिकतम संभावित मूल्य के आधार पर लगेगा। ये बात याद रखना, जो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी वो किस पर लगेगी, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू, और यही वर्ड से रिलेटेड एमसीक्यू बनेगा। ठीक है, फिर सेक्शन 30, फैक्ट्स मस्ट बी क्लियरली रिटन इन डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ये इससे रिलेटेड जो भी हमने अभी डॉक्यूमेंट पढ़े ना, जो मॉर्गेज है और ये क्या कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी से रिलेटेड पढ़ा हमने, और वैल्यू नॉट नोन अननोन, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसमें आप क्लियरली और ट्रूथफुली मेंशन करेंगे सारे फैक्ट्स को दैट अफेक्ट स्टैम्प ड्यूटी सच एज प्राइस, रेंट। ठीक है, तो जो फैक्ट्स स्टैम्प ड्यूटी को अफेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे प्राइस हो गया, रेंट हो गया, तो वो सारे फैक्ट को आपको क्लियरली और ट्रूथफुली मेंशन करना है। ठीक है, हर दस्तावेज में वे सभी तथ्य सही और साफ साफ लिखे जाने चाहिए जो स्टैम्प शुल्क को प्रभावित कर दें, जैसे कि कीमत, किराया, टैक्स आदि। जैसे अमन सेल्स हिज हाउस टू सीता, द एक्चुअल प्राइस इज 10 लाख but in document they write only 5 lakh to save stamp duty। This is wrong। The law says the document must show the real value, so correct stamp duty can be calculated। अमन अपनी जमीन को सीता को 10 लाख रुपए में बेचता है, बेची उसने 10 लाख में, डॉक्यूमेंट में कितना लिख रहा है, 5 लाख लिख देता ताकि कम स्टैंप लगे। ये गलत है, क्योंकि सही कीमत लिखना जरूरी है ताकि स्टैंप भी जो सही स्टैंप शुल्क लगे। ठीक है, फिर सेक्शन 31, डायरेक्शन एज टू ड्यूटी इन केस ऑफ सर्टेन कन्वेंसेस। अब देखिए, व्हेन वन पार्टी is purchased for a single total consideration but later transferred in separate part through different document, then stamp duty is charged separately on each part according to the consideration mentioned for that part। देखिए, ठीक है, ये सेक्शन कहता है जब कोई संपत्ति एक कुल राशि में खरीदी जाती है, जब खरीद रहे हैं तो एक साथ एक कुल राशि में खरीद ले, लेकिन जब बाद में उनको अलग अलग हिस्सों में और अलग अलग दस्तावेजों द्वारा हम क्या कर रहे हैं, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो प्रत्येक हिस्से पर उसके अलग प्रतिफल के अनुसार स्टैम्प शुल्क लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, अमन बायज अ बिग लैंड फॉर ₹30 लाख। ठीक है, तो later the seller transfer part A for 10 lakh, part B for 20 lakh। now stamp duty will be on part A according to 10 lakh, on part B according to 20 lakh। ठीक है, तो जब अमन ने 30 लाख में बड़ी जमीन खरीदी, अब वो बाद में विक्रेता को पहला हिस्सा 10 लाख में, दूसरा हिस्सा 20 लाख में अलग अलग रजिस्ट्री करा रहा है, तो अब दोनों हिस्सों पर अलग अलग राशि के अनुसार स्टैम्प शुल्क लगेगा। बिल्कुल, जितना अमाउंट है उसी के अकॉर्डिंग स्टैम्प ड्यूटी पे होगा। इफ 2 or more person jointly purchase property for one total consideration। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर एक संपत्ति खरीदते हैं एंड सेपरेट कन्वेंसेस आर लेटर मेड, और बाद में क्या हो रहा है, अलग अलग हिस्से उनके नाम ट्रांसफर होते हैं। then each conveyance is charged according to the separate consideration of that person। तो हर व्यक्ति के हिस्से के अनुसार स्टैम्प शुल्क लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, रवि एंड मोहन जॉइंटली बाय अ प्रॉपर्टी फॉर 40 लाख। अब रवि और मोहन ने क्या किया, एक साथ एक प्रॉपर्टी को खरीदा 40 लाख। अब बाद में रवि को
जो पार्ट मिलता है वो 25 लाख का जो पार्ट है रवि लेता है, और 15 लाख का जो पार्ट होता है वो मोहन लेता है। अब स्टैंप ड्यूटी रवि को पे करनी पड़ेगी 25 लाख पर, मोहन को पे करनी पड़ेगी 15 लाख पर। ठीक है, अब देखिए को सिचुएशन, इफ अ बायर अग्रीज टू परचेज प्रॉपर्टी एंड बिफोर गेटिंग ओनरशिप ही सेल्स इट टू अनदर पर्सन एंड प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू दैट सब परचेजर, देन स्टैम्प ड्यूटी इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट पेड बाय सब परचेजर। कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रहा है ये, देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख भी दिया मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट। राहुल ने अग्री किया कि वो एक लैंड को खरीदेगा 10 लाख रुपए में। ठीक है, वो अग्री करता है। ठीक है, सोहन से लेता है 10 लाख रुपए में एक लैंड, लेकिन रजिस्ट्री होने से पहले राहुल ने क्या किया, सेल कर दी उसी सेम डील में नेहा को। ठीक है, वो जो सेम लैंड है उसने किसको दे दी, नेहा को सेल कर दी 15 लाख रुपए में। अब जो सोहन है, फाइनली सोहन डायरेक्टली ट्रांसफर लैंड टू नेहा। अब सोहन यहाँ पर किसको लैंड जो है ट्रांसफर कर रहा है, नेहा को। अब जो स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होगी वो 15 लाख पर होगी, क्योंकि अब जो नेहा है वो फाइनल परचेजर है। ठीक है, तो जो सब परचेजर है, फाइनल परचेजर है, तो स्टैम्प ड्यूटी उस पर चार्ज होगी। ठीक है, तो जो लास्ट वाला परचेजर होता है उसने कितने में खरीदी, उस पर हमारा लगता है स्टैम्प ड्यूटी। इफ ओरिजिनल परचेजर सेल ओनली सम पार्ट to sub purchaser and keeps remaining property, then sub purchaser pays duty on their part, original purchaser pays duty on remaining value। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा मूल खरीदार है, ओरिजिनल परचेजर है, उसने संपत्ति का कुछ हिस्सा दूसरे को बेच देता है और बाकी अपने पास रख लेता है। तो नया खरीदार अपने हिस्से पर शुल्क देगा और जो ओरिजिनल वाला खरीदार है वो बचे हुए हिस्से पर शुल्क देगा। जैसे कि करण अग्रीज टू बाय 10 प्लॉट्स फॉर 50 लाख। ठीक है, तो करण ने क्या किया, जो 10 प्लॉट खरीदे 50 लाख रुपए में। ठीक है, रजिस्ट्री होने से पहले उसने क्या किया, 6 प्लॉट तो बेच दिए दूसरे लोगों को 30 लाख रुपए में और 4 प्लॉट अपने पास रख लिए। अब स्टैंप ड्यूटी जो बायर है वो 30 लाख पर देगा और जो बचे हुए 20 लाख पर कौन है, वो ओरिजिनल जो करण है वो पे करेगा स्टैंप ड्यूटी। ठीक है, तो एमसीक्यू, इफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड इन सेपरेट पार्ट थ्रू डिफरेंट कन्वेंसेस, तो स्टैंप ड्यूटी चार्ज होगी ऑन सेपरेट कंसिडरेशन ऑफ ईच पार्ट। ठीक है, each separate conveyance is charged according to the value of that separate part. अगर original buyer sells property to sub purchaser before registration, stamp duty is charged on final amount paid by sub purchaser। जो last purchaser है उसने कितना amount पे किया उस पर हमारी stamp duty लगेगी। ठीक है, तो अब देखो ये थोड़ा सा टिपिकल था, तो इसको मैंने इजी ट्रिक से बता दिया कि जितना हिस्सा है उतना स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, जितना हिस्सा जिसको मिल रहा है वो उतनी ही स्टैम्प ड्यूटी देगा। स्टैम्प ड्यूटी अकॉर्डिंग टू ईच सेपरेट शेयर, ठीक है, या फिर जिनका सेपरेट वैल्यू है उतना। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने सेक्शन 31 तक कवर कर लिया है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का पैटर्न अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिए वीडियो पर, और ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो भी JDJL एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान स्टैम्प एक्ट पूछा जाता है, ताकि वो एक एक्ट को अच्छी तरह से समझ पाए, बेटर अंडरस्टैंडिंग उनकी हो पाए और लॉ को सिंप्लीफाई तरीके से भी समझा जा सकता है, वो इस पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।